तो बेटा आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से स्टार्ट करेंगे। हम इसे फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। इसके दो पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तीन पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। इलास्टिसिटी, ये सॉलिड हो गया। सरफेस टेंशन, सरफेस प्रॉपर्टी है लिक्विड की, और विस्कोसिटी बल्क प्रॉपर्टी है। छोटे छोटे चैप्टर हैं सारे। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिसिटी। बच्चों वैसे तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज लिक्विड और गैसेस में भी पाई जाती हैं, पर मेनली ये सॉलिड में देखने को मिलती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स का बिहेवियर होता है किसी भी सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स या एटम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं। लेकिन अगर हम दोनों एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को पास लाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और अगर हम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर ले जाएं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इस तरह का बिहेवियर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स का, लाइक दिस। तो बच्चों R0 इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। यहां पर इन दोनों के बीच में नेट फोर्स 0 है। अगर हम इन दोनों, मान लो एक मॉलिक्यूल यहां रखा है, दूसरा यहां रखा है, अगर हम इनके बीच के डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, एंड दिस इज रिपल्सिव। और अगर हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये है अट्रैक्टिव अट्रैक्शन। बच्चों पास लाने पर रिपल्शन तेजी से बढ़ता है, दूर ले जाने पर अट्रैक्शन भी तेजी से बढ़ता है। पर आप आगे जाकर देखो क्या हो रहा है। एक सर्टेन डिस्टेंस तक अट्रैक्शन बढ़ रहा है, उसके बाद फिर तेजी से कम होता है और ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। बस यहां पर जाकर ऑलमोस्ट 0 हो गया, ये मान लो। तो ये एक रेंज होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स की, लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर के आसपास। तो ये मान लो ये बाकी डिस्टेंस 10⁻⁻⁹ से कम है, 1 एंगस्ट्रॉम और लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा दूर ले जाएंगे तो फिर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स खत्म हो जाएगा। बच्चों अभी मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है गौर से एक बार इसको रिलेट करो इलास्टिसिटी से। इलास्टिक बिहेवियर यही तो होता है। मान लो हम एक वायर को खींच रहे हैं, तो जब वायर नेचुरल लेंथ में था तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर थे और वो इक्विलिब्रियम में थे, इसलिए वायर अपने आप सिकुड़ भी नहीं रहा, अपने आप फैल भी नहीं रहा। लेकिन जब हम वायर को खींचते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। दूर ले जाने पर वो एक दूसरे को, इसलिए हमें अट्रैक्शन के अगेंस्ट ले जाना पड़ता है। भाई हम फोर्स लगा रहे हैं तो किसी दूसरे के अगेंस्ट लगा रहे होंगे। अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अंदर नहीं खींचते तो मैं इजिली वायर को खींच देता, खत्म। और जब हम छोड़ते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को वापस रिमूव करते हैं, तो वही अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में ले आता है, और वायर अपनी वापस इनिशियल लेंथ को गेन कर लेता है। उल्टा करो, एक बॉल लो, रबर बॉल, आप उसे कंप्रेस करो। रबर बॉल को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब हम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास ला रहे हैं। पास लाने पर वो रिपेल करेंगे और हमें रिपल्शन के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। जब हम बॉल को छोड़ेंगे तो इन रिपल्सिव फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यही प्रॉपर्टी जो होती है वो इलास्टिसिटी कहलाती है। अब आप किसी वायर को थोड़ा ज्यादा खींचो, अगर आप किसी वायर को बहुत ज्यादा खींच देंगे तो टूट जाएगा, क्योंकि आप मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि वो डिस्टेंस फिर 1 नैनोमीटर से
ज्यादा हो रहा है 10 to the power -9 से तो टूट जाएगा। और टूटने से पहले इलास्टिक प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज भी आता है। वही सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट? तो सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स का ये नीचे लिख लीजिए, कोई हेडिंग अलग से डालने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ बनाइए। दो तीन लाइनें लिखाऊंगा मैं, देखो। टू मोलिक्यूल्स और एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, टू मोलिक्यूल्स और एटम ऑफ एनी सब्सटेंस always remain in equilibrium, always remain in equilibrium at a particular distance. Full stop. When distance between the atoms increases, comma, they attract each other. They attract each other. But when separation is decreased, they repel each other. This behavior of intermolecular force causes elasticity. Due to this behavior of intermolecular force, material has property of elasticity, ऐसे लिख सकते हैं, material has property of elasticity। बस बेटे एक इंट्रोडक्शन टाइप हो गया। कुछ डेफिनेशंस हैं, वहां से इस चैप्टर की अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लिखो स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यूनिट एरिया पर जो फोर्स होगा वो स्ट्रेस कहलाता है। और बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर भी होता है, तो कुछ तो डिफरेंस इन दोनों में होगा, या हम लोग दोनों सिनोनिम में हैं, कभी भी कुछ बोल सकते हैं। बताइए आप क्या डिफरेंस है? आप उल्टा बोल गए। प्रेशर में फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल भी बोलते हैं, और स्ट्रेस में कैसे भी हो सकता है। फोर्स सरफेस के पैरेलल भी हो सकता है, सरफेस के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, सरफेस के इंक्लाइन भी हो सकता है। लेकिन प्रेशर हम तब बोलते हैं व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, होता वही है पर यूनिट एरिया। लिखो, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, when external force is applied on a body, then stress is defined as force per unit area. Stress is defined as force per unit area. SI यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होती है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। फोर्स अपॉन एरिया यानी कि M1 L - 1 क्या होता है? फोर्स होता है M1 L1 T - 2। डायमेंशन की बात कर रहा हूं भैया,
तो L2 से डिवाइड करोगे M1 L माइनस 1 T माइनस 2 T माइनस 2, है ना। 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। थोड़ी देर आपको ये नोट ही करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस लिखो। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बेटा जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अगर हमारे पास कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, वायर, रॉड, और उस लीनियर ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाकर, लेंथ के अलोंग फोर्स लगाकर खींचे, ये है जैसे इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं, या कोई वेट लटका दिया mg, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहां एरिया इस रॉड या वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। अगर इसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r है तो एरिया पाई r स्क्वायर हो जाएगा। लिख दो। नेक्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेस। बच्चों अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स कुछ इस तरह से लगाएं, इसका वॉल्यूम चेंज हो बट शेप नहीं, तो आपको नॉर्मल फोर्स लगाना पड़ेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, वो भी सब तरफ से। बच्चों स्ट्रेस होता तो वही है, फोर्स अपॉन एरिया। इंपॉर्टेंट है कि हम फोर्स लगा कैसे रहे। तो ये आएगा बेटा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, और यही होता है प्रेशर। मैंने यहां प्रेशर की जगह चेंज इन प्रेशर इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे वो प्रेशर चाहिए जो मेरे फोर्स लगाने के वजह से आया है, क्योंकि कुछ प्रेशर तो पहले से भी होगा, इसलिए मैंने चेंज इन प्रेशर लिखा है। दिस इज चेंज इन प्रेशर ड्यू टू माई एक्सटर्नल फोर्स। वॉल्यूम स्ट्रेस, और अगर आप एक लाइन लिखना चाहें तो ये लिख देना, फोर्स इज अप्लाइड सच दैट शेप रिमेन्स सेम बट वॉल्यूम चेंजेस। शेप रिमेन्स सेम बट वॉल्यूम चेंजेस। बच्चों ये काम करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे आप किसी रबर की बॉल को पानी में ले जाओ। तो फ्लूइड अभी हमें पढ़ना है, पर इतना तो हम जानते ही हैं कि पानी में नीचे ले जाने पर प्रेशर बढ़ता है, रो जी एच। और ऐसा नहीं केवल ऊपर से ही प्रेशर पड़ता है, नहीं, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। क्या कौन सा प्रिंसिपल होता है? नहीं, आर्किमिडीज नहीं होता, पास्कल्स लॉ, कि प्रेशर सब जगह इंक्रीज होता है। ये सब हम फ्लूइड में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिक्विड एक तरफ से फोर्स नहीं लगाता, चारों तरफ से लगाता है, हर तरफ से लगाता है। इसलिए अगर हम एक रबर की बॉल को पानी के अंदर ले जाएं तो वो पिचक जाएगी, थोड़ा ज्यादा डेप्थ, हाँ मतलब पिचक जाएगी, आप क्या बोलते हैं, श्रिंक हो जाएगी, है ना, थोड़ा साइज कम हो जाएगा। तो बेटा थोड़ा बहुत नीचे ले जाने पर नहीं होगा कि 1 फुट नीचे ले जाने पर बॉल दब गई, काफी ज्यादा नीचे ले जाने पड़ेगा। और चेंज उसके बाद भी डेसिमल्स में आएगा, परसेंटेज चेंज डेसिमल्स में आएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, बल्क मॉडुलस, वो सब हम आपको पढ़ाएंगे अभी इसी चैप्टर में। तीसरा लिखो शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस बच्चों अगर हम बॉडी पर फोर्स कुछ इस तरह से लगाएं कि इसका वॉल्यूम अप्रिशिएबली चेंज ना हो लेकिन शेप बदल जाए, ऐसे, और बच्चों ये काम आपको करना पड़ेगा टेंजेंशियल फोर्स लगाकर। अगर आप नॉर्मल लगाओगे तो वो दब जाएगी। आप किसी बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करो ऐसे, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम कंपैरेटिवली इतना चेंज नहीं होगा।
तो दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस हो गया बेटा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आप किसी बॉडी पर नॉर्मल भी ना लगाएं, टेंजेंशियल भी ना लगाएं, इंक्लाइन लगाएं, तो उसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। नॉर्मल फोर्स जो होगा वो शियर वॉल्यूम स्ट्रेस में काम आ जाएगा, टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होगा वो शियर स्ट्रेस में काम आ जाएगा। जैसे एग्जांपल दो, एक एग्जांपल तो मैंने ये दे दिया कि एक क्यूब है, उसको इसके बॉटम को फिक्स कर दिया। क्या किया इस डायग्राम में, समझ में आ रहा है आपको? क्यूब के बॉटम को फिक्स कर दिया और टॉप को ऐसे रब किया, या आप इसके ऊपर एक बॉडी को रखकर उसको खींचो तो वो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी। ऑल्दो बॉडी की रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना सॉलिड्स की, तो ये दिखाई नहीं देता। लेकिन आप सोचकर देखो, अगर रबर का क्यूब होता ये तो बढ़िया वाला शेप चेंज होता हुआ दिखाई देता ना। अब लिखो स्ट्रेन। बच्चों जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना तो बॉडी डिफॉर्म होती है, या शेप चेंज, वॉल्यूम चेंज करती है, या लेंथ चेंज करती है। वी कैन से बॉडी का एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। फ्रैक्शनल चेंज है तो कोई यूनिट नहीं आएगी, यूनिटलेस, बस नंबर होगा एक। देखो, when external force is applied on a body, its configuration changes. When external force is applied on a body, its configuration changes. Please stop. Fractional change in configuration is called strain. Fractional change in configuration is called strain. तो बच्चों डायरेक्ट आप 3 टाइप के स्ट्रेन लिख दो, बीच में हम कोई कॉमन फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। तो नंबर 1 लिखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी है ना, इनको मैं कोई सिंबल नहीं दे रहा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कोई सिंबल दे दो, वो है ही नहीं मेरे पास, तो वर्ड लिखना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। मतलब जब हम किसी बॉडी को लेंथ के अलोंग फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा, तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। नंबर 2 वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। एंड नंबर 3 शियर स्ट्रेन। बच्चों शियर स्ट्रेन को शियर एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंगल की फॉर्म में ही बताया जाता है। जैसे ये शेप आई मीन बॉडी डिफॉर्म हो गई तो ये इतना शिफ्ट हो गया, दिस एंगल इज कॉल्ड शियर एंगल और शियर स्ट्रेन। अगर मान लो ये वाला एक्स चला गया आगे, सरफेस ऊपर वाला एक्स डिस्प्लेस हो गया और उसकी लेंथ एल है, तो फाई को हम एक्स बाई, क्योंकि बहुत स्मॉल होता है इसलिए, बहुत छोटा होता है ना, एक्स बहुत कम होगा बेटा, मिलीमीटर भी बहुत ज्यादा है, तो हम एक्स को एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा एक बार एक और एग्जांपल देता हूं शियर एंगल का, ये रिलेशन आपके काम भी आएगा। ये एक रॉड है जिसका ये वाला एंड हमने फिक्स कर रखा है बहुत बढ़िया ढंग से। इस रॉड की लेंथ एल है, रेडियस आर है। जैसे हम किसी कपड़े को ट्विस्ट करते हैं ना, ट्विस्टिंग कहलाती है, मरोड़ना, बल देना, निचोड़ना, तो उसी तरह हमने इस रॉड को निचोड़ दिया, ट्विस्ट कर दिया। बेटा हम एक है ना पेन से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक, जब हम इसे ट्विस्ट करेंगे थीटा एंगल से तो ये वाला एंड तो फिक्स है, बहुत बढ़िया ढंग से फिक्स है, ये बिल्कुल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा,
लेकिन ये थोड़ा सा घूम जाएगा, तो यहां पर जो लाइन थी ना, ये वाला एंड यहां पहुंच जाएगा और लाइन का ये वाला एंड यहीं रहेगा, ये लाइन टेढ़ी हो जाएगी ऐसे। तो बच्चों ये जो एंगल होता है ये शियर एंगल होता है। रिमेंबर, शियर एंगल अलग है और मेरा हाथ जितने एंगल से घूमा वो अलग है, वो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग कहलाता है। हमने एसएचएम में भी डिस्कस किया था कि टॉर्जनल पेंडुलम में टॉ इज इक्वल टू सी थीटा, तो वो जो थीटा था ये वो है। तो बच्चों मेरा हाथ जितना घूमेगा वो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग कहलाएगा, वो ये वाला एंगल होगा। ढंग से देखो बच्चों, वो इधर का फेस सर्कुलर फेस है ना, तो वो सर्कुलर फेस को इधर से दिखा दूं तो ये नीचे था डॉट, फिर यहां पहुंच गया, ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, और वो एंगल शियर एंगल है, और ये दोनों बिल्कुल अलग है। इन दोनों में रिलेशन होता है फाई इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू थीटा। बहुत इजी है, आप आराम से बता सकते हैं कैसे आया। आप खुद इसको डिराइव कर, मतलब डिराइव के दिख रहा है सामने, दो ट्रायंगल है, ये आर्क कॉमन है, आर्क इज इक्वल टू ये वाला एंगल इंटू ये वाला रेडियस फाई एल, और यही आर्क इसके लिए है थीटा इंटू आर, तो आर थीटा इज इक्वल टू एल फाई। उससे आ गया, शायद काम आ जाए, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं। और ये भी आपने कॉपी करते वक्त ये डायग्राम भी इसके साथ, शियर एंगल के साथ ये डायग्राम बना लो, और ये अलग से कॉपी कर लो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब लिखो बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों, अगर जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बॉडी डिफॉर्म होती है, तो स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन बच्चों ये है ना, ऐसा नहीं है आप कहीं भी कितना भी फोर्स लगा दो, एक लिमिट तक होता है जिसे हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा वो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। और हम ये भी कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बस इतना सा आप लिख लें, ऊपर एक लाइन लिख देना विद इन इलास्टिक लिमिट, और बाकी ये कॉपी कर लो। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, constant of proportionality is modulus of elasticity, और modulus of elasticity is equal to stress upon strain। अब बच्चों तीन टाइप के स्ट्रेस और तीन टाइप के स्ट्रेन हैं, तो तीन टाइप के ही मॉडुलस होंगे। सबसे पहले लिखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल वाई
सीधा लिख दो y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा F अपॉन ए, स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L, तो y हो गया F L अपॉन ए डेल्टा L। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, F आ जाएगा y A अपॉन L इंटू डेल्टा L। बच्चों ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है एक्सप्रेशन, इसे गौर से देखो तो आपको ये स्प्रिंग की तरह F इज इक्वल टू KX दिखाई देगा। स्प्रिंग में X क्या होता है? चेंज इन लेंथ। यहां पर भी डेल्टा L चेंज इन लेंथ है। स्प्रिंग का भी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता था। यहां भी अगर हम इस वायर के इस कांस्टेंट को K मान लें तो यहां भी वो K लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब बेटा एक वायर का बिहेवियर बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होता है अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर काम में ले तो। इवन आगे जो एनर्जी का फार्मूला है स्प्रिंग में हाफ KX स्क्वायर, यहां पर भी वही आएगा क्योंकि जब फोर्स का नेचर सेम है तो बाकी सारे नेचर सेम ही होंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक स्प्रिंग, इट्स बिहेवियर इज लाइक स्प्रिंग, F इज इक्वल टू KX। तो थोड़ा सा यूज करने में आसानी रहेगी। यंग्स मॉडुलस के बाद दूसरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, इसलिए आपको सुनना ही सुनना है, क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे हम। दूसरा क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। बी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। डेल्टा P वो हमने लिखा था ना, हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेस को हम प्रेशर भी लिख सकते हैं। डेल्टा V बाय V, क्योंकि डेल्टा P के पॉजिटिव होने से डेल्टा V नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस लगा देते हैं। और अगर हम इसे डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखें तो V dP बाय dV आएगा। और आपको याद होगा हमने थर्मोडायनेमिक्स में इसे काफी यूज किया है, वही चीज है। चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन प्रेशर पर यूनिट फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप जानते हैं इनकी रेंज क्या होती है? हाँ बताओ। ये y जो होता है y, ये 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऑर्डर का होता है। बच्चों स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए y की बल्क मॉडुलस की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी हो उसकी यूनिट भी पास्कल ही होगी। तो 10 to the power 11 के ऑर्डर के होते हैं, ये 10 to the power 9 और 10 to the power 10 के ऑर्डर के होते हैं। यंग्स मॉडुलस जनरली सॉलिड के लिए होता है, बल्क मॉडुलस फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैसेस के लिए होता है। ये सारी बातें हम थर्मो में ऐसे की ऐसे बोले थे, और ये भी बोले थे कि लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस जनरली कांस्टेंट होता है, प्रेशर वगैरह पर डिपेंड नहीं करता, जबकि गैसेस के लिए इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस है, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वाई। गिवन होता है कि स्टील के लिए इतना, एल्यूमिनियम के लिए इतना, कॉपर के लिए इतना फिक्स होता है। डिपेंड किस पर करता है, वाई हो या बी हो, ये सब बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस या कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, ये किस पर डिपेंड करता है? बॉडी की डायमेंशन पर। बेटा मैं आपसे पूछूं स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना है, तो आप ये पूछोगे वायर की लेंथ कितनी है? मटेरियल पर डिपेंड करता है।
सब्सटेंस पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर। बेटे टेम्परेचर पर तो केवल इलास्टिसिटी नहीं, सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। सरफेस टेंशन भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी भी टेम्परेचर पर। तो जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। क्यों करती हैं? अंदर जाओ, अंदर। इन सबका, हाँ, इन सबका पीछे कॉज क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। और भाई हम ये तो पढ़ते ही है ना, जब हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जाता है, फोर्स वीक हो जाता है। अरे फोर्स के वीक होने से ये सारी प्रॉपर्टीज भी वीक हो जाएंगी, और वीक ही होती हैं। इनमें ऐसा नहीं होता कि जनरली कोई टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाए। बस एक आगे मैं पढ़ाऊंगा, विस्कोसिटी में थोड़ा उल्टा होता है, वो भी गैसेस के लिए। गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ती है, वरना लिक्विड के लिए तो विस्कोसिटी कम होती है। चलो अभी हम विस्कोसिटी की बात नहीं करेंगे। तो ये बल्क मॉडुलस हो गया। अब तीसरा लिखो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बेटा इसे ईटा से लिखते हैं। इट इज शियर स्ट्रेस, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय शियर एंगल। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर एंगल। बच्चों अगर हम इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें, अकेला यंग्स मॉडुलस 70-80% क्वेश्चन होल्ड करता है। सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बचा पूछा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पर तो क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे आपको कि कोई तो मिल जाए। समझ गए इंपोर्टेंस? और बल्क मॉडुलस भी दूसरे चैप्टर्स में ज्यादा काम आता है इस चैप्टर से ज्यादा। इस चैप्टर में तो बल्क मॉडुलस का इतना रोल है, जैसे मैं आपको पानी का बल्क मॉडुलस दे दूं सपोज, अब मुझे रियल वैल्यू तो याद नहीं है, मान लो 10⁻⁹ है, यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? नहीं पानी का नहीं, मुझे रबर का देना है आपको। एक रबर की बॉल को पानी में ले जा रहा हूं, तो आपसे पूछूंगा यार 100 मीटर नीचे ले जाने के बाद कितना? 100 मीटर, उसके वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना आएगा? अगर रबर का बल्क मॉडुलस 10⁸ मान लो बॉल का, तो 10⁸ अगर बल्क मॉडुलस है तो 100 मीटर नीचे ले जाने पर वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना आएगा? तो बच्चों वहां से करेंगे ना, डेल्टा पी ρgh होगा। पानी में नीचे ले जाने पर प्रेशर ρgh बढ़ता है, पानी की डेंसिटी और जी 100, 10⁶ आ गया ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डेल्टा वी बाई वी क्या होगा? बी इंटू, नहीं, डेल्टा पी बाय बी, डेल्टा पी बाय। तो मैंने अगर बी डेल्टा बी को अगर मैंने आपको कितना दिया है? 10⁸, तो 10⁶ अपॉन 8.01 आएगा, परसेंटेज में आएगा 1%। ये तो फ्रैक्शनल चेंज है। तो रबर की बॉल ही वो भी इतना इसलिए आ गया, वरना स्टील की बॉल दे देता तो स्टील के लिए 10⁸ की जगह 10⁻10 हो जाएगा कम से कम, तो 1% की जगह 0.01% हो जाएगा। ये है करेक्ट। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन थी, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कब काम आता है? बताओ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कब काम आएगा? जब हम किसी चीज को तोड़ेंगे मोड़ेंगे। खींचने पर यंग्स काम आता है, दबाने पर बल्क मॉडुलस काम आता है, और किसी चीज को मोड़ने पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी काम आता है। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। आपको 2 वायर देगा, कहेगा दोनों वायर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया साहब, एक स्टील का एक कॉपर का है। अब दोनों वायर की इंफॉर्मेशन दे देगा, डायमेंशंस, लेंथ 1 मीटर, 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इसका 4 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर, 2 मीटर और लंबा कर दो इसे,
ये लो साहब, ये थोड़ा पतला, ये थोड़ा मोटा, दोनों एंड से खींचा, इसको इधर F फोर्स लगाया, इसको इधर 2F लगाया। लगाऊं? गड़बड़ हो जाएगी, रहने दो, क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। दोनों तरफ F लगा दो। करेक्ट बच्चों? अगर पूरे कॉम्बिनेशन की लेंथ में 5 मिलीमीटर की वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो स्टील कितना खींचेगा और कॉपर कितना खींचेगा, मुझे वाई और देना पड़ेगा। तो हम लोग स्टील का वाई दे देते हैं 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये कॉपर का वाई मुझे नहीं पता। गूगल बाबा से पूछे। वन 1.2 × 10⁻11। तो हमको ये बताना है, अगर टोटल इंक्रीमेंट 5 मिलीमीटर है तो स्टील के वायर कितना खींचेगा और कॉपर का वायर कितना खींचेगा। बेटा देखो कैसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा एल जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन वाई इंटू एल। डेल्टा एल होता है ना, FL अपॉन वाई ए। तो डेल्टा एल स्टील और डेल्टा एल कॉपर, दोनों पर फोर्स तो टेंशन तो इक्वल है ना दोनों वायर्स में, तो एक तो प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ जाएगा। तो एल स्टील अपॉन एल कॉपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया है। ए कॉपर अपॉन ए स्टील और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई है, यानी कि वाई कॉपर अपॉन वाई स्टील। तो एल स्टील अपॉन एल कॉपर कितना है 1/2। क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर अपॉन, बेटा रेडियस का रेशो कॉपर अपॉन ये 2:1 है, तो क्रॉस सेक्शन का रेशो 4 आएगा। ये समझ में आ रहा है? उल्टा करना है, कॉपर अपॉन स्टील करना है।
वाई कॉपर अपॉन वाई स्टील कितना होगा 1.2 अपॉन 2 12 अपॉन 20 यानी कि 3/5 करेक्ट। तो ये हो जाएगा 3/5। कुल मिलाकर ये रेशो कितना आया 6/5। तो बेटा टोटल लेंथ जो है अपनी 5 मिलीमीटर उसको 6/5 में डिवाइड कर दो। डेल्टा एल स्टील आएगा 6/11 इंटू 5 30/11 मिलीमीटर और लेंथ कॉपर आएगा 5/11 इंटू 5 यानी कि 25 गड़बड़ हो गई क्या? हमने क्रॉस सेक्शन रेडियस नहीं दिया, एरिया का ही रेशो दिया है। तो ये 2 आएगा 3/5। तो ये आएगा 3/8 इंटू 5 15/8 करेक्ट और 5/8 इंटू 5 25/8। अच्छा मिलीमीटर स्क्वायर लिखा था, एरिया दिया था, रेडियस नहीं दी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वो तो y की रियल वैल्यू जानने के चक्कर में अपन को देर हो गई। एक पुली के ऊपर से एक स्टील का वायर पास हो रहा है, पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, और इसके एक तरफ 30 किलो दूसरी तरफ 20 किलो का वेट लटका दिया। स्टील का y 2 इंटू 10⁻11 है करेक्ट। इसको है ना ऐसे भी लिखते हैं 200 GPa। गीगा कितना होता है? तो वो 2 इंटू 10⁻11 हो गया, सही लिखा है ना। तो बच्चों आप बताओ इस स्टील के वायर के लेंथ में कितना चेंज आएगा। क्रॉस सेक्शन और दे देते हैं 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मैंने y दे दिया, a दे दिया, टेंशन आप निकाल लोगे और आप मुझे बताओ इस वायर की लेंथ में कितना चेंज आएगा। देखो एक तो पहले टी निकाल लो। एनएलएम में डायरेक्ट हमने पढ़ा था, टेंशन होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। 240 न्यूटन आ रहा है। चेंज इन लेंथ आएगा FL अपॉन YA, फोर्स यानी कि टेंशन 240, वायर की लेंथ नहीं दी ओके। चलो टोटल लेंथ 1 मीटर ले लो, अब नहीं दी तो 1 लेना पड़ेगा। y 2 इंटू 10⁻11 और क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10⁻⁻6।
60, तो 6 इंटू नीचे 5 बचा, ऊपर -5 की जगह -4.6 मिलीमीटर। इतना सा ही चेंज होता है बस इसमें, वो भी 10-10, 20-20, 30-30 किलो के वेट लटकाने पर। बच्चों एक वायर को छत से लटका दिया, एक वायर को छत से लटका दिया और नीचे कोई वेट नहीं लगाया, इसमें हमको चेंज इन लेंथ निकालना है इसके खुद के अपने वेट की वजह से। भाई वायर का नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से को पुल करेगा तो कुछ तो लेंथ में चेंज आएगा। तो कैलकुलेट चेंज इन लेंथ ऑफ दिस वायर ड्यू टू इट्स ऑन वेट। कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे वायर की डेंसिटी दे रखी है रो, वायर की टोटल लेंथ दे रखी है कैपिटल एल, यंग्स मॉडुलस देना ही पड़ेगा वाई, बस यही दे रखा है। इन तीनों की टर्म्स में आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये वायर कितना इंक्रीज होगा लेंथ में खुद के वेट की वजह से। तो बच्चों एक मेथड तो ये है, हम ये मान सकते हैं सारा मास इसके सेंटर पर रखा है, तो L/2 लेंथ का एक मासलेस वायर ले लिया और उसके नीचे mg लगा दिया, तो डेल्टा L कितना होता है FL/YA। अब F तो mg हो जाएगा, L L/2 हो जाएगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अभी अपन ने मास थोड़ी ना दिया है, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम लेना है या आधा लेना है, मास तो टोटल का लेना है ना। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो ए कट जाएगा, यह आएगा L² रो जी अपॉन 2y। बच्चों लेकिन मुझे है ना इतना अच्छा नहीं लगता ये मेथड, पता नहीं क्यों, फीलिंग कम आती है। हाँ कर सकते हैं, आपके लिए तो ये वाला ठीक भी है, लेकिन अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो देखो कैसे करेंगे। बच्चों हमने यहां पर कोई एलिमेंट लिया, इसकी खुद की लेंथ dl है, तो नीचे इसके नीचे स्मॉल l लेंथ का कोई वायर है, जो इस एलिमेंट के नीचे जो लेंथ है इसके वेट की वजह से इसमें चेंज आएगा। dl में dx चेंज लिया मैंने, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा dmg, dm क्यों mg लेना है, mg क्या होता है f l कितना लेना है dl, dl में dx चेंज है अपॉन ya, dl मास l लेंथ का लेना है ना, तो l लेंथ का मास कितना होगा
डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन इंटू स्मॉल एल अपॉन वाई ए। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ए तो कट गया, रो जी अपॉन वाई कॉमन और एल डीएल को 0 से कैपिटल एल तक इंटीग्रेट कर दो। दिस इज द टोटल चेंज इन लेंथ, और ये रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट कर लेंगे इलास्टिसिटी को।